सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे निकलने वाला जूस और उसके फंक्शन का अध्ययन कर लिया था। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सबसे लास्ट पोर्शन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको पढ़ाने का तरीका शुरू से अपन ने चुना था कि 10 पॉइंटों में 10 पार्ट में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद इसको अपन ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था और उनसे निकलने वाले जूस का भी अध्ययन अपन साथ में करते आ रहे हैं। पहले पोर्शन का नाम था ओरल कैविटी, दूसरे पोर्शन और ओरल कैविटी से निकलने वाला जूस सलाइवा, दूसरे पोर्शन का नाम था ईसोफेगस और स्टोमक, निकलने वाला जूस गैस्ट्रिक जूस, तीसरे पोर्शन का नाम है पेनक्रियाज, निकलने वाला जूस पेनक्रिएटिक जूस, चौथा पोर्शन अपन ने पढ़ा लीवर और गॉल ब्लैडर, निकलने वाला जूस का नाम था बाइल, पांचवा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, निकलने वाला जूस सकस एंटेरिकस। इस तरीके से अपन ने 5 पोर्शन पढ़ लिए और पांचों पोर्शन से निकलने वाले जूस, उनका कंपोजिशन का अध्ययन कर लिया। अब लास्ट और छठा पोर्शन बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन कहां से कहां तक होती है? तो यह स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है कहां से? अपन बात करें कि सीकम से स्टार्ट हो जाती है। यह सीकम से स्टार्ट हो जाती है और कहां तक होती है? एनस तक। सीकम से लेकर एनस तक का हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की नॉर्मल लेंथ के बारे में अपन बात करें, नॉर्मल लेंथ के बारे में अपन बात करें, वो होती है लगभग 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर या फिर अपन बोलें तो 1.5 मीटर। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायामीटर होता है लगभग 7.5 सेंटीमीटर, या इंच में अपन बात करें तो लगभग 3 इंच होता है। 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच होता है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन बात करें तो वो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। इंच में अपन बात करें तो 1 इंच होता है, 1 इंच होता है। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आप, वो जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ये जो डायामीटर है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर और लार्ज इंटेस्टाइन के डायामीटर की तुलना करो। देखो, ये वाला 2.5 सेंटीमीटर है, वो 7.5 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना ज्यादा है। ये 1 इंच है, वो 3 इंच है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से 1/4 होती है, वो 600 सेंटीमीटर, और ये 150 सेंटीमीटर, 1/4 हो गई लंबाई। बट डायामीटर के हिसाब से अपन बात करें तो इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो कहां से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन? सीकम से। कहां पर खत्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन? एनस पर। लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर, और इसका डायामीटर 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच होता है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का 2.5 सेंटीमीटर होता है डायामीटर, या 1 इंच होता है। अगले पोर्शन में अपन बात करें द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा, ये सबसे पहला पार्ट है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं सीकम। ये होता है इलियोसिकल वाल, ये होता है इलियोसिकल वाल, और ये वाला हिस्सा कहलाता है सीकम। ये वाला जो हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है सीकम। ये हिस्सा सीकम होता है, यानी सीकम एक ऐसा पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो वर्म लाइक
स्ट्रक्चर है इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपके एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन आया हुआ है कि सीकम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, तो आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का। अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है, यहां भी आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का। अपेंडिक्स की लोकेशन पर बार बार क्वेश्चन आता है, कहां होती है इसकी लोकेशन पढ़ा चुका हूं मैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, आंसर है मैकबर्नी पॉइंट। किस नाम से जानते हैं अपन, आंसर है मैकबर्नी पॉइंट। इसके बाद इसका सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है, इसके बाद इसका सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है जिसको अपन नाम देते हैं कॉलन, जिसको अपन नाम देते हैं कॉलन। तो ये यहां से यहां तक कॉलन होती है जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। यहां से यहां तक कॉलन होती है जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। इसका ये जो पहला हिस्सा ऊपर की साइड जा रहा है इसको अपन नाम देते हैं असेंडिंग कॉलन। ऊपर की साइड जाने वाले हिस्से को अपन नाम देते हैं असेंडिंग कॉलन। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है इसका नाम है ट्रांसवर्स कॉलन, इसका नाम है ट्रांसवर्स कॉलन। फिर नीचे की साइड जाने वाला जो हिस्सा है इसको अपन नाम देते हैं डिसेंडिंग कॉलन। ये वाला हिस्सा हो गया डिसेंडिंग कॉलन। इसके बाद कॉलन का चौथे पार्ट की अपन बात करें, ये होता है सिग्मोइड शेप में, इसलिए इसका नाम है सिग्मोइड कॉलन, दैट इज द सिग्मोइड कॉलन। इसके बाद ये वाला हिस्सा रेक्टम, और रेक्टम के बाद अपन बात करें लास्ट वाला हिस्सा होता है एनस। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, देखो सीकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, सिग्मोइड कॉलन हो गया, रेक्टम और एनस। यहां पर बनने वाले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। यदि आपसे कहा जाए इस पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, इस पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, बोले तो लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में आपको आंसर देना है जी, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है कॉलन, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है कॉलन। अगर कॉलन में भी डिवाइड करके आ जाए, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है या सिग्मोइड है, तो देखो डायग्राम में ही आपको अंदाजा लग रहा है कॉलन में सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा होगा। इसका आंसर है ट्रांसवर्स कॉलन, इसका आंसर है ट्रांसवर्स कॉलन। कि कॉलन में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आंसर इज ट्रांसवर्स कॉलन। इसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट हिस्सा कौन सा होता है, तो आंसर है सीकम। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, सीकम, परंतु यह सबसे वाइडेस्ट भी होता है। सबसे चौड़े हिस्से के बारे में अपन बात करें तो वो भी सीकम होता है। तो कौन सा हिस्सा सबसे छोटा होता है, कौन सा हिस्सा सबसे छोटा होता है परंतु सबसे चौड़ा होता है, बोले तो वाइडेस्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सीकम। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, कॉलन। कॉलन में भी कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कॉलन। अपेंडिक्स की लोकेशन या मैकबर्नी पॉइंट की लोकेशन कहां पर होती है, आंसर है राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। यदि 4 क्वाड्रेंट में अपन बात करें और 9 में बात करें तो आंसर होगा राइट इलियक रीजन में होती। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इज दैट क्लियर। अब अपन बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो ये तो हो गया सीकम। सीकम के बाद ये स्टार्ट हो जाती है कॉलन, ये वाली हो गई असेंडिंग कॉलन, ये हो गई ट्रांसवर्स कॉलन, इसके बाद डिसेंडिंग कॉलन, देन सिग्मोइड कॉलन, देन रेक्टम और सबसे लास्ट वाला हिस्सा हो गया एनस। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। इसको अपन नाम देते हैं अपेंडिक्स।
तो लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या होता है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। देखें यहां पर इलियोसिकल वाल के द्वारा ये इलियम यहां पर ओपन हो रही है, इलियम यहां पर ओपन हो रही है। यहां पर जो फूड मटेरियल एंटर होता है, यहां पर जो फूड मटेरियल एंटर होता है वह सेमी सॉलिड अवस्था में होता है। यहां पर जो फूड मटेरियल एंटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी होती है सेमी सॉलिड। अच्छा, यह सेमी सॉलिड फूड यहां से जाता है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, रेक्टम और एनस। जब यहां से स्टूल बनके या फीकल मटेरियल बनके बाहर निकलता है, इस दौरान इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है सॉलिड। इस दौरान इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है सॉलिड। तो समझने वाली बात यह हुई कि जब लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मटेरियल ने प्रवेश किया था तो वह सेमी सॉलिड अवस्था में था, और जब यहां के बाद इससे गुजरा और स्टूल के फॉर्म की अपन बात करें तो वह सॉलिड अवस्था में आ गया। सेमी सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इसका जर्नल सा मतलब क्या माने अपन की इसकी दीवार से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। इसकी दीवार से किसका एब्जॉर्प्शन हुआ होगा? वाटर का। तो इसका मतलब है इसमें मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, और तो और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। जितना भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका। सोचो आप, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सारा जेजुनम में हो लिया, और जेजुनम से थोड़ा बहुत बच गया तो इलियम में हो लिया। तो डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब तो फीकल मटेरियल है। तो लार्ज इंटेस्टाइन केवल और केवल उससे वाटर रिकवरी करती है। यदि किसी इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाए तो इसको निकाल भी देते हैं, इसको निकाल भी देते हैं, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर देते हैं। और ये जो इलियम वाला हिस्सा होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं परमानेंट इलियोस्टोमी। और इंसान बिना लार्ज इंटेस्टाइन के जीवित रह सकता है। इंसान बिना लार्ज इंटेस्टाइन के जीवित रह सकता है, क्योंकि ना तो इसमें फूड का डाइजेशन होता है और ना ही इसके अंतर्गत फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, इसके बिना रह सकता है। बात करें कि जब इसका कोई काम ही नहीं है तो ये बनाई क्यों है भगवान ने अपने शरीर में? इसका कोई काम ही नहीं है तो यह अपने शरीर में बनाई क्यों है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो देखें इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। सबसे पहले तो आप इस अपेंडिक्स को समझे। यह अपनी बॉडी का अवशेषी ऑर्गन है, शायद सारे के सारे साथियों को इसके बारे में पता है। सारे के सारे साथियों को इसके बारे में पता है। अपेंडिक्स अपने शरीर में कोई काम नहीं आती। आज से हजारों साल पहले जब इंसान के पास संसाधन नहीं थे और वह आदि मानव के रूप में जंगलों में रहकर घास फूस खाता था, तो उस घास फूस के अंदर आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सेलुलेज इसके अंदर पाए जाते थे, इसके अंदर पाए जाते थे। अब चूंकि इंसान एडवांस हो गया और वह खाने को पकाकर खाने लग गया, अब वह घास फूस नहीं खाता, इसलिए ये एंजाइमों ने काम करना बंद कर दिया और एंजाइम धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो वर्तमान में इंसान के शरीर में अपेंडिक्स कोई काम नहीं आती। इसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। जब भी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है तो डॉक्टर, सर्जन या फिजिशियन कभी भी इसका रिपेयरिंग का इंतजार नहीं करता कि इसको सही कर दो। नहीं, अपेंडिसाइटिस हो गया तो एक ही इलाज होगा, अपेंडेक्टोमी कर दो। अपेंडिसाइटिस हो गया तो सीधे से अपेंडेक्टोमी कर दो, क्योंकि काम ही नहीं है इसका। अपने शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसको सर्जिकल इमरजेंसी मानते हैं, क्योंकि यह अपनी बॉडी का अवशेषी ऑर्गन है। परंतु आज भी एनिमल में
अपेंडिक्स काम आती है क्योंकि वहां सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अपन चूंकि सेलुलोज डायरेक्टली नहीं खाते इसलिए अपने अंदर वो एंजाइम नहीं है, जबकि एनिमल्स आज भी घास फूस खाते हैं, बोले तो सेलुलोज खाते हैं, तो उनकी अपेंडिक्स आज भी एक्टिव है, जबकि अपनी अपेंडिक्स अपनी बॉडी का अवशेषी ऑर्गन है। इज दैट क्लियर? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या काम को परफॉर्म करती। तो देखें, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं इनको नाम देते हैं कॉमेनसेलिज्म। इन बैक्टीरियाज को नाम देते हैं कॉमेनसेलिज्म। सबसे पहले इसी वर्ड पर चर्चा करें अपन, कॉमेनसेलिज्म क्या होता है। ये जो बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं इनका नाम होता है कॉमेनसेलिज्म। हिंदी में यदि अपन बात करें तो इनको नाम देते हैं सहजीवी। इनको नाम देते हैं सहजीवी, सहभागिता वाला जीवन जीने वाले। और नॉर्मली अपन बात करें तो इनको नाम देते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इनको नाम देते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। और चूंकि इंटेस्टाइन के लिए ही अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं गट, तो इनको नाम देते हैं गट फ्लोरा। यानी कि यहां पर कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया में से कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, इसके अलावा बिफिडोबैसिलस, इसके अलावा इश्चीरिया। ये कॉमन बैक्टीरिया हैं जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो क्या यह पैथोजेनिक होते हैं? नहीं, दे आर द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दे आर द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कॉमेनसेलिज्म का मतलब होता है सहजीवी, साथ में जीवन यापन करने वाला। सहजीवी का मतलब होता है साथ में जीवन यापन करने वाला। यह होस्ट के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। होस्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। होस्ट की खुराक में या खाने पीने में कोई कमी नहीं आती। उसका बचा हुआ मटेरियल ये खा लेते हैं, तो होस्ट के साथ इनका जीवन यापन हो जाता है। कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा ही पहुंचाते हैं। कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा ही पहुंचाते हैं। इस तरह के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपन नाम देते हैं सहजीवी। तो सहजीवी का मतलब हो गया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सहजीवी का मतलब हो गया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो अपनी नॉर्मली इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, गट फ्लोरा, कॉमेनसेलिज्म, सहजीवी। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लैक्टोबैसिलाई और बिफिडोबैसिलाई। यह अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब देखें कैसे नुकसान नहीं पहुंचाते। आपने फूड के अंदर कौन कौन सी चीजें खाई? आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट खाया, साथ में आपने प्रोटीन भी खाया, साथ में आपने फैट भी खाया। कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेकेराइड, प्रोटीन से एमाइनो एसिड और फैट से फैटी एसिड का निर्माण हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जितना एब्जॉर्प्शन होना था सारा एब्जॉर्प्शन भी हो गया। सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहां पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब ऐसा तो है नहीं कि 100 एमाइनो एसिड बने थे तो 100 के 100 एब्जॉर्ब हो गए, 100 मोनोसेकेराइड बने थे तो 100 के 100 एब्जॉर्ब हो गए, 100 के 100 फैट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए। नहीं, मान के चलें 80-80 तो एब्जॉर्ब हो गए। अच्छा, 80-80 एब्जॉर्ब हो गए, 20-20 बच गए, तो ये 20 स्टूल के साथ बाहर निकलने वाले हैं शरीर से। अगर ये जो 20 बचे हुए मॉलिक्यूल हैं इनको ये बैक्टीरिया खा लें तो क्या आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
ये तो वैसे भी स्टूल के साथ मिलकर बाहर निकलने वाले हैं शरीर से, तो क्या फर्क पड़ेगा बैक्टीरिया खा ले। तो यहां पर जो मटेरियल आता है उसको फूड ना बोलकर अपन बोलेंगे फीकल मटेरियल। सीकम में जो सब्सटेंस एंटर करता है उसको फूड नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, फीकल मटेरियल। यह कौन सी अवस्था में होता है, सेमी सॉलिड अवस्था में होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन बचे हुए सब्सटेंस को खाते हैं और खाकर इनका काम चलता है। तो चलने दो काम, अपना तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, यही तो सहजीविता है, इसी को तो सहजीविता बोलेंगे। अब बात करें, अपना कोई नुकसान तो नहीं करते ये, परंतु क्या अपन को कोई फायदा पहुंचाते हैं, क्या अपन को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाते हैं, इस पर अपन को चर्चा करनी है। तो चर्चा करें कि यह बैक्टीरिया अपन को फायदा पहुंचाते हैं, यह बैक्टीरिया अपन को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हो गए, ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हो। बिफिडोबेसिलाई हो गया, लैक्टोबेसिलाई हो गया, एस्चेरिचिया हो गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, फायदा ही पहुंचाएंगे। अब देखो इनके फायदे, यहां पर जो सब्सटेंस आया वह सेमी सॉलिड अवस्था में आया, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़ा बहुत फैट बचा हुआ है, उसको ये बैक्टीरिया रोकेंगे कि भैया रुको हमें भी खाना है, ये उसको खाने लग जाएंगे। अच्छा, जब ये उसको खाने लगेंगे तो इसका मतलब है वह फीकल मटेरियल यहां रुकेगा, वह फीकल मटेरियल यहां रुकेगा। अब चूंकि यहां विलाई और माइक्रोविलाई तो होते नहीं, तो जब ये बैक्टीरिया इस फीकल मटेरियल को यहां पर रोक कर रखेंगे 2, 4, 5 घंटे, तो जब इसमें फीकल मटेरियल पड़ा हुआ रहेगा तो इसकी दीवार से धीरे धीरे करके वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, धीरे धीरे करके वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। गौर करो आप, यदि इन सारे के सारे बैक्टीरिया को 1 मिनट के लिए निकाल दो, निकालने के बाद सेमी सॉलिड फीकल मटेरियल यहां पहुंचे, फिर सीधा डायरेक्टली यहां पर रुकेगा नहीं, तो एनस के द्वारा सेमी सॉलिड ही बाहर निकल जाएगा, सेमी सॉलिड ही बाहर निकल जाएगा। क्या यह बैक्टीरिया अपनी इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, तो क्या यह वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करा रहे? बताओ, बचा कुचा मटेरियल खाना चाहते हैं तो इस खाने को या फीकल मटेरियल को रोकेंगे तो सही कि रुको, इससे इस बेनिफिट ये होगा कि इसकी दीवार में बिना विलाई माइक्रोविलाई के पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि 5-6 घंटे यह फीकल मटेरियल इस लार्ज इंटेस्टाइन में रुकेगा। तो यहां पर वर्ड बोला जाए तो शायद समझ में भी आ रहा है और आप आंसर भी दे पा रहे हैं। क्या यह वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं? क्या यह वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं? तो शायद आप आंसर दे पा रहे हैं, यस सर, यह वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसका मतलब फायदा हो रहा है इनका, इसका मतलब है इन बैक्टीरिया का फायदा हो रहा है। और देखें, कई बार इसका साक्षात एग्जाम्पल अपन देखते भी हैं। कुछ दवाइयां हैं, आप सारे साथियों ने नाम सुना होगा, ऑगमेंटिन, जिसमें आता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। इसका मतलब है यह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, यह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। अब वो बैक्टीरिया चाहे पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो, चाहे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो या नॉन पैथोजेनिक को पहचानेगी थोड़ी, ये तो सारे बैक्टीरियाओं को डिस्ट्रॉय करेगी। इस एंटीबायोटिक को लेने से इंसान को डायरिया हो जाता है, इस एंटीबायोटिक को लेने से इंसान को डायरिया हो जाता है। सोचो क्यों हुआ? इस एंटीबायोटिक ने इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इन नॉर्मल फ्लोरा को भी मार दिया। अब ये मार दिया तो सेमी सॉलिड मटेरियल यहां आया
और उसके बाद यहां से सीधा निकल गया सेमी सॉलिड अवस्था में ही और पर्सन को डायरिया कॉज हो गया। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग डायरिया, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग डायरिया। इसलिए कोई भी फिजिशियन जब अमोक्सिक्लेव चलाता है या ऑगमेंटिन चलाता है तो उसके साथ एक गोली और चलाता है, और ये सभी परिचित होंगे आप साथी। स्पोरोलैक बच्चों में तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये डायरिया को कंट्रोल करने के लिए स्पोरोलैक में अपन यदि साल्ट देखें तो कौन सा साल्ट आता है? लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई क्या हुआ? लैक्टोबेसिलाई क्या हुआ? बैक्टीरिया हुए। लैक्टोबेसिलाई बैक्टीरिया हुए जो इंटेस्टाइन में जाएंगे, बैक्टीरिया के नंबर बढ़ेंगे और जो डायरिया हो रहा है वह रुक जाएगा। तो एमोक्सिसिलिन के साथ सामान्यतः स्पोरोलैक दी जाती है, और बच्चों में जो डायरिया होता है उसमें तो स्पोरोलैक नॉर्मली देते हैं। क्या होता है उसमें? लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो फूड को रोकेगा और पानी का एब्जॉर्प्शन कराएगा। डायरिया से नुकसान क्या होता है शरीर में? हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वही तो रोकना है। तो बताओ बैक्टीरिया डिहाइड्रेशन को रोकने में कामयाब होंगे? इज दैट क्लियर? बिकॉज दे आर नॉट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे आर द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इट मीन्स ये हो गया कि यह अपन को फायदा पहुंचा रहे हैं। शायद इस प्रैक्टिकल अनुभव से आप सारे के सारे साथी परिचित हैं कि लैक्टोबेसिलाई अपने शरीर में फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा हो गया कि यह वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराने में सहायक है। दूसरा फायदा देखो, दूसरा फायदा यह होता है कि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन है 50-60% तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। 50-60% तो हो गया। बाकी के जितने भी विटामिन है उनका 99% हो गया। विटामिन ए, डी, ई, इन सब का, बी कॉम्प्लेक्स सबका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया 99%। केवल विटामिन के ऐसा विटामिन है जिसका 50-60% तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, बच गया 40%। अब ये जो 40% बचा हुआ है इसका बैक्टीरियल कन्वर्जन होगा, इसका बैक्टीरियल कन्वर्जन होगा और बैक्टीरियल कन्वर्जन के बाद यह विटामिन के यहां से रीएब्जॉर्ब होगा। तो विटामिन के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया 60% और 40% इसका एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब अपन बात करें, यदि किसी इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल दिया जाए तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, डी, ई इनके एब्जॉर्प्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि इन सब का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका। तो लार्ज इंटेस्टाइन को शरीर से बाहर निकालने पर या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बीमारी होने पर कौन से विटामिन का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा? आंसर है विटामिन के का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं यह सहायक है विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि बैक्टीरियल कन्वर्जन के बाद विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कराने में सहायक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों सहायक है? क्योंकि यहां पर कोलन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से विटामिन के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब जाकर इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो यह बैक्टीरिया सहजीवी हैं, अपने साथ जीवन यापन कर रहे हैं, अपन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बचा कुचा खा रहे हैं, बल्कि अपन को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। कौन सा फायदा पहुंचा रहे हैं? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं। अगले फायदे के बारे में अपन बात करें, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं जो फाइबर आप खाते हो, जो फाइबर आप खाते हो, जैसे कि सैलेड में जो भी आप खाते हो, टोमेटो है, मूली है, गाजर है, इनमें हाई फाइबर होते हैं। फाइबर का डाइजेशन ना तो स्टोमक में होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अनडाइजेस्टेड फाइबर
सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फाइबर सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, फिर ये बैक्टीरिया इन पर एक्शन करते हैं और एक्शन करने के बाद इन फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालते हैं। इन फाइबर से क्या बाहर निकलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट रिलीज फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी में क्या फायदा पहुंचाते हैं कि जो फाइबर आपने खाए वो लार्ज इंटेस्टाइन में गए, वहां से एंटीऑक्सीडेंट मिला, यह अपने ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद यह अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कराता। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, खासकर सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपको शायद भली भांति इस बात की नॉलेज है कि जिन इंसानों को रिस्क होती है सीएडी की, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर की, डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि आप डाइट में फैट तो कम कर दो और फाइबर बढ़ा दो। फैट तो कम कर दो और फाइबर बढ़ा दो। फाइबर बढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा? फाइबर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या रिलीज होंगे उनसे? एंटीऑक्सीडेंट। कौन रिलीज कराएगा? कॉलोनिक बैक्टीरिया या नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। क्या काम आएगा एंटीऑक्सीडेंट? अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इज दैट क्लियर? पहला फायदा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा विटामिन के प्राप्त होता है इन बैक्टीरिया की वजह से, तीसरा फायदा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं फाइबर से जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, चौथा फायदा। मान के जैसे आपको मैं बताऊं कि जो इन्फेक्शन होता है वह 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता नॉर्मली इन्फेक्शन? इन्हीं की वजह से। सोचो कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहां पर आ गया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहां पर रहने की कोशिश करे, तो क्या ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसको रहने की अनुमति देंगे? देखो अपनी प्रकृति का एक इकोसिस्टम होता है, जो जहां पर रहता है वहां उसका कंफर्ट जोन हो जाता है। जब कोई उसके कंफर्ट जोन से इंटरफेयर करता है दूसरा, तो वो चाहता है कि वो भाग जाए। जैसे एग्जाम्पल अब बताएं इकोसिस्टम का कि अपने मोहल्ले में अपने डॉग होते हैं, अपने मोहल्ले में अपने डॉग होते हैं, वो फिक्स होते हैं 2 3 4, पूरे रात रखवाली करते हैं। अगर बाहर के मोहल्ले का कोई नया डॉग वहां पर आ जाए तो बताओ अपने वाले डॉग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसको रुकने नहीं देते हैं, पीछा करते हैं और बाइज्जत उसको उसके मोहल्ले में छोड़कर आते हैं। बाइज्जत उसके मोहल्ले में छोड़कर आते हैं, अपने मोहल्ले में नहीं टिकने देंगे उसको। आप सोचो ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्या इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को यहां पर टिकने की अनुमति देंगे? नहीं। इसका मतलब है यह अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करते हैं। यह अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करते हैं। तो अभी जो मैंने वर्ड बोला कि 90% इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। क्यों नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में? इनकी वजह से नहीं होता। ये जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं इनकी वजह से नहीं होता। तो एक और फायदा बोल सकते हैं कि यह अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द डिफेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द डिफेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरी स्टोरी हो गई इन सहजीवी बैक्टीरिया की। ये सहजीवी बैक्टीरिया के बेनिफिट्स हो गए, यानी जो टॉपिक की हेडिंग है वो अपन बोल सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ सहजीवी या कॉमेनसेलिज्म, बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा के क्या क्या फायदे हैं
यह बचा कुचा मटेरियल खाते हैं, इसलिए फीकल मटेरियल को रोकते हैं। रोकने की वजह से इस लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार से पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता। तो यह वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं क्या? यस। क्या इनसे विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प हो रही है? यस। क्या इनसे फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? यस। और उसके अलावा यह लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने की कोशिश करता है तो उसको वहां से भगाने का प्रयास करते हैं कि भैया यहां तो हम रहते हैं, तुम्हारे रहने के लिए यहां कोई जगह नहीं है। तो यह लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखें यहां पर एक कंफ्यूजेबल पॉइंट है सॉरी। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, ओरल कैविटी में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? तो चूंकि कई बार अपने दिमाग में ये वाला शब्द फिक्स होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, विटामिन के मिलता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल देंगे तो वह जीवित रह सकता है? यस। क्या इसका मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा? होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाता है। 70-80% स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाता है, बचे हुए 20-30% का ही होता है यहां से। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के बिना तो अपन जीवित रह सकते हैं। देखो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इससे हो रहा है 20-30%, तो पर्सन वाटर ज्यादा पी लेगा। विटामिन के यहां से रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगा देंगे। विटामिन के का इंजेक्शन लगा देंगे तो लाइफ सर्वाइव हो जाएगी और कोई काम नहीं हो रहा। परंतु क्वेश्चन आए कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। 70-80% वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका, 20-30% बचा है जो यहां से हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पूछ रहा है वर्ड, तो मैक्सिमम में आंसर आप हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन ही देना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां कतई कंफ्यूज नहीं होना है। आया हुआ क्वेश्चन है कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत सारे साथियों ने तब उसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? तो देखें ये लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले फंक्शन हो गए। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात हो गई। क्या पाए जाते हैं इसमें? सहजीवी या कॉमन सेलिज्म, जिनको नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा या गट फ्लोरा भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैक्टोबेसिलाई, बिफिडोबेसिलाई। क्या क्या काम करते हैं ये बैक्टीरिया? वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सहजीवी का मतलब क्या? साथ जीवन यापन करने वाला, जो होस्ट का बचा कुचा खाता है, होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा ही पहुंचाता है। क्या ये फायदा पहुंचाते हैं? यस। कौन कौन सा फायदे होते हैं इनसे? विटामिन, वाटर रिकवरी, विटामिन के रीएब्जॉर्प्शन, एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराते हैं फाइबर से, और ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने से रोकते हैं। तो यह लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस भी बनाते हैं। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें जो इन्हीं बैक्टीरिया से संबंधित है, इन्हीं बैक्टीरिया से संबंधित है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन आपने डाइट में खाया, प्रोटीन से बने एमाइनो एसिड, बचे कुचे एमाइनो एसिड यहां पर पहुंच गए, बचे कुचे एमाइनो एसिड यहां पर पहुंच गए, और ये बचे कुचे एमाइनो एसिड पर बैक्टीरियल एक्शन हुआ। देखें एमाइनो एसिड में आप सभी को पता है एमाइनो ग्रुप होता है, एमाइनो ग्रुप होता है। इस एमाइनो ग्रुप की वजह से यहां पर गैस प्रोड्यूस होती है अमोनिया।
कौन सी गैस का प्रोडक्शन हो रहा है? अमोनिया से। देखें पूरा मेटाबॉलिज्म समझिए आप इसको। क्या चीज खाई थी आपने? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बने? एमाइनो एसिड। 80% एमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। जो 20% एमाइनो एसिड बचे उन्होंने क्या बनाई? अमोनिया। ये जो अमोनिया है यह घातक होती है। अब चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड को वापस ले जा छोटी कैपिलरी निकलती, ये कैपिलरी आगे चलकर बना लेती हैं इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। यह कैपिलरी आगे चलकर बना लेती हैं इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। ये जो इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन होती है यह ओपन हो जाती है पोर्टल वेन में। यह जो इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन होती है लार्ज इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली वेन, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, यह कहां पर ओपन हो जाएगी? आंसर है पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन कहां पर ओपन हो जाएगी? आंसर है लीवर में। इसका मतलब है एमाइनो एसिड से जो अमोनिया बनेगी, एमाइनो एसिड से जो अमोनिया बनेगी वह अमोनिया एब्जॉर्ब होके पहले तो इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन में आएगी। इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन से फिर यह पोर्टल वेन में आएगी। पोर्टल वेन से फिर यह लीवर में पहुंचेगी। चूंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है तो लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करा देगा यूरिया में। आप सभी को नॉलेज है कि लीवर में चलता है यूरिया साइकिल। लीवर में चलता है यूरिया साइकिल और यूरिया साइकिल में होता क्या है? अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया में। अच्छा, यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद यहां लीवर से हेपेटिक वेन निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती। ये लीवर से हेपेटिक वेन निकली और यह ओपन हो जाती है इंफीरियर वीना कावा। कहां पर ओपन हो जाती है? इंफीरियर वीना कावा में। और इंफीरियर वीना कावा कहां पर ओपन हो रही है? आंसर है हार्ट में। आंसर है हार्ट में। तो देखो अमोनिया लीवर में पहुंची, लीवर में इसका यूरिया बना और यूरिया बनने के बाद यह हेपेटिक वेन के द्वारा पोर्टल वेन में हेपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वीना कावा में पहुंची। इंफीरियर वीना कावा से हार्ट में पहुंची। हार्ट में कहां पर पहुंची? ये राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लंग्स में जाएगी। फिर वापस से लंग्स से ब्लड कहां आएगा? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से अयोर्टा निकलेगी और अयोर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। किडनी में भी सप्लाई होगा सॉरी, किडनी में भी सप्लाई होगा। तो ये जो यूरिया बना है यह यहां से होता हुआ पहुंच गया किडनी में और ये यूरिया यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता। ये यूरिया यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आप इसको उल्टा समझें। आपके मेरे यूरिन में यूरेमिक स्मेल होती है, उसका कारण है कि यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता। कहां से आता है यूरिन में यूरिया? किडनी से आता है। किडनी में कहां से आता है? ब्लड से आता है। ब्लड में कहां से आता है? हार्ट से आता है। हार्ट में कहां से आता है? इंफीरियर वीना कावा से आता है। इंफीरियर वीना कावा में कहां से पहुंचता है? हेपेटिक वेन से पहुंचता है। हेपेटिक वेन में कहां से आया? लीवर से आया। लीवर में यूरिया किससे बना? अमोनिया से बना। अमोनिया कहां से आई? लार्ज इंटेस्टाइन से आई। लार्ज इंटेस्टाइन में अमोनिया किससे बनी? एमाइनो एसिड से बनी। एमाइनो एसिड कहां से प्राप्त हुए? प्रोटीन से प्राप्त हुए। और प्रोटीन कहां से लिया? अपन ने डाइट से लिया। प्रोटीन कहां से लिया? अपन ने डाइट से लिया। इसका मतलब यह है
कि जो सुबह शाम प्रोटीनिक डाइट ले रहे हो उसी से यूरिया बन के आपके यूरिन में निकल रहा है, इसी से यूरिया बन के आपके यूरिन में निकल रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन आप खाते हो उससे बचे कुचे एमाइनो एसिड जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं उनसे कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। अमोनिया इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन से ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंचती है? लीवर में। लीवर में अमोनिया से क्या बन जाता है? यूरिया। यूरिया ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंचेगा? किडनी में, और किडनी से यह एलिमिनेट हो जाता है। यह नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया प्रोटीन का। अब यहां पर अपन डिस्कस करें, यदि किसी इंसान का लीवर खराब है, यदि किसी इंसान का लीवर खराब है तो क्या लीवर में यूरिया साइकिल चलेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए इंसान में लीवर सिरोसिस हो गया, इंसान में लीवर सिरोसिस हो गया और इंसान का 40-50% लीवर डैमेज हो गया। ये लीवर डैमेज हो गया। क्या लीवर डैमेज होने के बाद यूरिया साइकिल चलेगा? तो आंसर है नहीं चलेगा। यूरिया साइकिल चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, अमोनिया का निर्माण तो हो रहा है, तो अमोनिया तो लगातार पहुंचती रहेगी। इसका मतलब है ये जो अमोनिया पहुंचेगी यह यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी, तो सीधे ही अमोनिया ब्लड में पहुंचेगी, और ब्लड में अमोनिया का पहुंचना बहुत घातक होगा। जब ये अमोनिया सीधे ब्लड में पहुंचेगी तो ब्लड से यह ब्रेन में पहुंचेगी, और ब्रेन में अमोनिया बेसल गैंग्लियो को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे पर्सन एबनॉर्मल तरह का व्यवहार करने लगेगा। एबनॉर्मल तरह का व्यवहार करने लगेगा तो ब्रेन में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से पर्सन में पैदा होने वाली टिपिकल कंडीशन का नाम है एन्सेफेलोपैथी। पर्सन में पैदा होने वाली टिपिकल सिचुएशन का नाम है एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी लीवर के खराब होने की वजह से हो रही है, लीवर के खराब होने की वजह से हो रही है, इसलिए इस एन्सेफेलोपैथी को नाम देते हैं हिपैटोएन्सेफेलोपैथी। क्या नाम देते हैं इसको अपन? हिपैटोएन्सेफेलोपैथी। लीवर सिरोसिस में पढ़ाऊंगा तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होगा हिपैटोएन्सेफेलोपैथी। यदि लीवर सिरोसिस के किसी मरीज में हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है हिपैटोएन्सेफेलोपैथी होने का कारण है सॉरी आंसर है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द ब्रेन। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द ब्रेन। ब्रेन में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना। ब्रेन में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। अब आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं? तो देखें क्या क्या इलाज संभव है। आप पहला इलाज यह करें कि अमोनिया का बनना ही बंद करा दो। पहला इलाज यह करें कि अमोनिया का बनना बंद करा दो। अच्छा, कैसे बंद कराएं? एमाइनो एसिड को बंद करा दो। अच्छा, एमाइनो एसिड को कैसे बंद कराएं? प्रोटीन से मिल रहे हैं, प्रोटीन को बंद करा दो। अगर इंसान में हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो उसका इलाज करने का पहला तरीका लो प्रोटीन डाइट। देखें, लीवर की खराबी में मैंने आपको पढ़ाया है डाइट अपन देते हैं लो फैट डाइट, परंतु लीवर इतना खराब हो जाए जिससे हिपैटोएन्सेफेलोपैथी डेवलप हो गई तो क्या देना चाहोगे आप? लो प्रोटीन डाइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा उपाय भी कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रोटीन जा रही है, अमोनिया बन रही है, तो क्यों ना इन बैक्टीरियाओं को मार दें। दूसरा उपाय है इन बैक्टीरियाओं को मार दो, और बैक्टीरिया को मारने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसका नाम है नियोमाइसिन। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या दे सकते हैं अपन? नियोमाइसिन। बताओ, अमोनिया का प्रोडक्शन एमाइनो एसिड से कौन करा रहा है? आंसर है बैक्टीरिया। इसका मतलब है यदि बैक्टीरिया को
यदि बैक्टीरिया को मार दिया जाए तो अमोनिया नहीं बनेगी, तो दूसरा इसका उपाय होगा नियोमाइसिन दे दो। दूसरा उपाय होगा नियोमाइसिन दे दो। तीसरा उपाय यह हो सकता है कि ये जो अमोनिया है, अगर इसमें एक H आयन जोड़ दिया जाए तो यह अमोनिया NH4 में कन्वर्ट हो जाएगी और अमोनियम बन जाएगा। अमोनिया से अमोनियम बन जाएगा और यह डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं होता, और यह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इस अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कराने के लिए एक सिरप चलाते हैं अपन, जिसका नाम है लैक्टुलोज। क्या नाम है? लैक्टुलोज। तो यदि किसी इंसान में हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से मीजर हैं जो अपने द्वारा यूज किए जाएंगे? कौन कौन से मीजर अपने द्वारा यूज किए जाएंगे? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा 1% कंफ्यूजन वाला पार्ट हो गया। लीवर डिसऑर्डर में किस तरह की डाइट आप मरीज को प्रिस्क्राइब करेंगे? आंसर है लो फैट डाइट, दैट्स ऑल। लीवर सिरोसिस वाले मरीज को किस तरह की डाइट देंगे? लो फैट डाइट। पॉलीसिस्टाइटिस में कौन सी डाइट देंगे? लो फैट डाइट। हिपेटाइटिस में कौन सी डाइट देंगे? लो फैट डाइट। इज दैट क्लियर? लीवर सिरोसिस में हिपैटोएन्सेफेलोपैथी होने पर कौन सी डाइट आप प्रिस्क्राइब करना चाहोगे? अगर क्वेश्चन हिपैटोएन्सेफेलोपैथी बोले तो आंसर होगा लो प्रोटीन डाइट। एन्सेफेलोपैथी होने का मतलब है ब्रेन के डिसफंक्शन। क्यों हो रहे हैं जी ब्रेन के डिसफंक्शन? अमोनिया बढ़ गई। क्यों बढ़ गई अमोनिया? लीवर ने यूरिया साइकिल नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया लीवर ने यूरिया साइकिल? लीवर खराब है। कहां से आ रही है अमोनिया? लार्ज इंटेस्टाइन से आ रही है। किसके द्वारा आ रही है? बैक्टीरिया के द्वारा आ रही है। बैक्टीरिया किस पर एक्शन करके अमोनिया पैदा करा रहे हैं? एमाइनो एसिड पर। इसका मतलब एमाइनो एसिड पर एक्शन होगा तो अमोनिया बनेगी। तो अगर किसी इंसान में हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो अमोनिया को जड़ से खत्म करो, और अमोनिया को जड़ से खत्म करने का पहला उपाय प्रोटीन बंद कर दो। पहला उपाय प्रोटीन बंद कर दो। दूसरा उपाय बैक्टीरियाओं को मार दो। अभी जान बचाना जरूरी है इंसान की, बैक्टीरियाओं को मार दो। क्या दे दो? नियोमाइसिन। और साथ में अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करा दो। अमोनिया जब अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह एब्जॉर्ब नहीं होगा और स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यह एक पर्टिकुलर और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसको अलग अलग बता देता हूं मैं। लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर किस तरह की डाइट आप देना चाहेंगे? आंसर इज लो फैट डाइट। लीवर डिसऑर्डर में किस तरह की डाइट आप देना चाहेंगे? आंसर इज लो फैट डाइट। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो गई। हिपैटोएन्सेफेलोपैथी हो गई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिपैटोएन्सेफेलोपैथी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिपैटोएन्सेफेलोपैथी? ऑप्शन दे रहा हूं, हाई प्रोटीन डाइट। दूसरा, इंक्रीज अमोनिया इन ब्रेन। तीसरा, लीवर सिरोसिस। चौथा, ऑल ऑफ देम। 100% आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऑल ऑफ देम। ज्यादा प्रोटीन आप दोगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगा। लीवर सिरोसिस हो रखा है, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, तो आंसर ऑल ऑफ देम होगा। परंतु ऑप्शन इस तरीके से आ जाए, व्हाट इज द रीजन फॉर हिपैटोएन्सेफेलोपैथी इन पेशेंट? हिपैटोएन्सेफेलोपैथी का रीजन होगा, और ये ऑप्शन है।
ये ऑप्शन है। देखो अभी अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये 3 ऑप्शन और चौथा ऑल ऑफ देम था, बट अब चौथा अपन ने चेंज कर दिया। अब बेस्ट आंसर क्या दें? किसी भी इंसान में लीवर की बीमारी होने पर हेपेटोएन्सेफेलोपैथी होने का कारण है लीवर की खराबी, अमोनिया का लेवल बढ़ना ब्रेन में, हाई प्रोटीन डाइट। अब देखा जाए तो तीनों सही है, परंतु चौथे में ऑल ऑफ देम नहीं है, हाई फैटी डाइट कर दिया। अब इनमें बेस्ट आंसर होगा बी। एन्सेफेलोपैथी की बात कर रहे हैं तो आंसर बी देना पड़ेगा। अमोनिया का लेवल ब्रेन में बढ़ना इसका कारण माना जाता है। तो हेपेटोएन्सेफेलोपैथी में पहला पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी होने का कारण है, आंसर इज इंक्रीज अमोनिया लेवल इन ब्रेन। इंक्रीज अमोनिया लेवल इन ब्रेन, ब्रेन में अमोनिया का लेवल बढ़ जाना। नंबर 2, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी होने पर क्या मैनेजमेंट आप करना चाहोगे? क्या मैनेजमेंट आप करना चाहोगे? अमोनिया का बनना बंद कराना पड़ेगा। क्या करें उसके लिए? प्रोटीन बंद कर दो या प्रोटीन मिनिमम कर दो। आंसर है लो प्रोटीन डाइट अपन मरीज को देंगे। नंबर 2, प्रोटीन बनने में बैक्टीरिया भी तो मददगार हैं। बैक्टीरिया एमाइनो एसिड को खा रहे हैं तभी तो प्रोटीन बन रहा है, तो क्यों ना बैक्टीरिया को मार दें। तो एडमिनिस्टर नियोमाइसिन देना चाहेंगे, जिससे नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करना संभव हो पाएगा। तीसरा, अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करा दो जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो। अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करा दो, NH3 NH4 में कन्वर्ट हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और सीधे स्टूल से बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए कौन सा सिरप अपन देना चाहेंगे? आंसर है लैक्टुलोज। कौन सा सिरप अपन देना चाहेंगे? आंसर है लैक्टुलोज। तो ये हेपेटोएन्सेफेलोपैथी से संबंधित हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये बैक्टीरिया के बेनिफिट के बाद मैंने आपको समझाया कि जो बैक्टीरिया होते हैं यह बचे हुए एमाइनो एसिड से अमोनिया पैदा करते हैं। यह अमोनिया इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन में जाती है, फिर पोर्टल वेन में जाती है, फिर लीवर में जाती है। लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, बोले तो चलता है यूरिया साइकिल। फिर ये जो यूरिया है यह हेपेटिक वेन के द्वारा हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर बाहर निकलकर किडनी में जाता है और किडनी इस यूरिया को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो यूरिया बना अपनी प्रोटीनिक डाइट से। अब यदि लीवर खराब हो गया तो यूरिया साइकिल नहीं चलेगा, जिससे अमोनिया का लेवल बढ़ेगा और अमोनिया का लेवल ब्रेन में बढ़ गया तो यह टॉक्सिक हो जाएगी और कंडीशन पैदा हो जाएगी हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। और यह कंडीशन डेवलप हो जाए तो अमोनिया को मत बनने दो, और अमोनिया को बनने से रोकने के लिए एक तो प्रोटीन बंद करा दो, एक बैक्टीरिया को मार दो और एक लैक्टुलोज का सिरप दे दो जो अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर दे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अमोनिया के अलावा यह बैक्टीरिया और भी बहुत सारी गैसेज का प्रोडक्शन करते हैं। और भी बहुत सारी गैसेज हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं अमोनिया का ही होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, H2S का भी होता है और अमोनिया का होता ही होता है। तो बहुत सारी गैसों का प्रोडक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इन गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस, जिसको अपन नाम देते हैं फ्लैटस। क्या नाम देते हैं अपन? फ्लैटस। अब बहुत बार फ्लैटस ज्यादा बनता है, बहुत बार कम बनता है। फ्लैटस ज्यादा बनने का कारण फूड स्टफ पर भी डिपेंड होता है। वह फूड स्टफ जो बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छा लगे, बोले तो फाइबर्स वाले, उनसे इन गैसों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो फ्लैटस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है।
फॉर एग्जाम्पल मूली के पराठे, बताओ अपन को तो अच्छे लगते ही लगते हैं, साथ में इनको भी अच्छे लगते हैं, और इनको अच्छे लगते हैं तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो फ्लेटस का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लास्ट वर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किसी तरह का जूस सीक्रेट होता है क्या? क्या लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किसी तरह का जूस सीक्रेट होता है? अब चूंकि शायद आप मन में तो आंसर दे रहे हैं कि सर जब डाइजेशन ही नहीं होता तो किस बात का जूस, परंतु लार्ज इंटेस्टाइन से भी जूस सीक्रेट होता है, जिसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस का अमाउंट अपन बात करें पर डे, तो सारे के सारे जूस में सबसे ज्यादा होता है, सारे जूस में सबसे ज्यादा होता है, इसका प्रोडक्शन होता है 2000 ml पर डे। लार्ज इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाले जूस को नाम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइनल जूस, जिसकी मात्रा है 2000 ml पर डे। इसकी पीएच भी उसी तरीके से एल्केलाइन होती है 7 से 8, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। इसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता, केवल बाइकार्बोनेट होता है। किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता, केवल बाइकार्बोनेट होता है। तो यहां अपन बोलेंगे इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। इसमें किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर से मन में क्वेश्चन की सर जब एंजाइम ही नहीं होता तो सीक्रेट क्यों होता है, क्या जरूरत है? तो यहां आंसर है कि जरूरत है। हाईली एल्केलाइन जूस का सीक्रेट होना बेहद जरूरी है। ये जो अभी अभी गैसों का नाम ले रहे हैं, ये सारी की सारी गैसों का प्रोडक्शन होने से लार्ज इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम तैयार हो गया? एसिडिक। इनकी वजह से ये जो एसिडिक मीडियम तैयार हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन में डैमेज हो जाएगा। और चूंकि लार्ज इंटेस्टाइनल जूस हाईली एल्केलाइन नेचर का होता है, तो यह इस एसिडिक मीडियम के साथ मिलकर इसका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। तो वैसे लार्ज इंटेस्टाइनल जूस का बेसिक कोई फायदा नहीं है, एक भी एंजाइम नहीं होता इसमें, परंतु क्या इसका सीक्रेट होना जरूरी है? यस, जरूरी है। इसका सीक्रेट होना जरूरी है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जब फीकल मटेरियल के साथ एक्शन करते हैं तो बहुत सारी गैसों का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन का मीडियम एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक मीडियम रहेगा तो डैमेज हो सकता है इनर म्यूकोसा में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी होता है लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। तो बेसिक बात करें, जो काम के जूस हैं वो तो हैं 5 जिनमें एंजाइम होते हैं, जिनसे डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये छठा जूस भी होता है जिससे डाइजेशन तो नहीं होता, परंतु इसका सीक्रेट होना जरूरी है क्योंकि एसिडिक मीडियम का न्यूट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है। तो ये इट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। ये लार्ज इंटेस्टाइन में सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। अब परंपरा अनुसार लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? आंसर सबसे पहले, क्या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है? यस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन और वाटर रिकवरी। बताया था आपको इलियोसिकल स्फिंक्टर या वाल से सेमी सॉलिड अवस्था में आता है और स्टूल में सॉलिड अवस्था में निकलता है, तो जो बचा हुआ वाटर है वो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। विटामिन के भी मिलता है क्या लार्ज इंटेस्टाइन से? यस, विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा जो लास्ट में सॉलिड मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं अपन फीसेज,
तो यह है फीसेज का फॉर्मेशन भी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो तीसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीसेज, और जो फीसेज या स्टूल बना है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है उसको अपन बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो लास्ट इसका फंक्शन होगा एक्सक्रीटरी फंक्शन। लास्ट इसका फंक्शन होगा एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़ा अपन ने? यह सीकम से शुरू होकर एनस पर खत्म हो जाती है। यह लगभग 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसका डायामीटर 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे वाइडेस्ट कौन हो गया? सीकम। शॉर्टेस्ट कौन हो गया? सीकम। सबसे लॉन्गेस्ट कौन हो गया? कॉलन। कॉलन में भी कौन सा? ट्रांसवर्स कॉलन। क्या काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? क्या डाइजेशन होता है? नहीं होता। क्या एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं होता। तो फिर बनाया क्यों है भगवान ने अपने शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन को? थोड़ा बहुत अपन को भी फायदा पहुंचे और थोड़ा बहुत नॉर्मल बैक्टीरिया को भी फायदा पहुंचे। तो इसमें नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, गट फ्लोरा, कॉमनम सेलेज्म या सहजीवी होते हैं। कौन कौन से? लैक्टोबेसिलाई और बिफिडोबेसिलाई। क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं ये? वाटर की रिकवरी, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन, फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराना और दूसरे बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकने का काम करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस भी बनाते हैं। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में से कौन सी इंटेस्टाइन में इंफेक्शन ज्यादा होता है? स्मॉल में। लार्ज में क्यों नहीं होता? क्योंकि लार्ज में पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। उसके अलावा ये आपको हिपेटोएन्सेफेलोपैथी समझा दिया। हिपेटोएन्सेफेलोपैथी होने का कारण है ब्रेन में अमोनिया का लेवल बढ़ना। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन बंद कर दो। देखो फिर से बता रहा हूं, लीवर डिसऑर्डर आए तो आंसर है लो फैट डाइट। लीवर सिरोसिस में हिपेटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो कैसी डाइट देंगे? आंसर है लो प्रोटीन डाइट। साथ में बैक्टीरिया को मारेंगे नियोमाइसिन, और साथ में देना चाहेंगे अपन लैक्टुलोज जो अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देगा। क्या लार्ज इंटेस्टाइन से कोई जूस सीक्रेट होता है? यस। क्या नाम है? लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। अमाउंट 2 लीटर, पीएच 7 से 8, केवल बाइकार्बोनेट होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो फिर सीक्रेट ही क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बहुत सारी गैसों का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन का मीडियम एसिडिक हो जाता है। इसका न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है, जिसको न्यूट्रलाइज करने का काम लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होता है। उसके बाद लास्ट वर्ड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? तो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन कौन कौन से हुए? वाटर रिकवरी, विटामिन के का रीएब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेज और एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को एक बार पीपीटी के माध्यम से भी देख लें। लार्ज इंटेस्टाइन कहां से? इलियोसिकल स्फिंक्टर से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तक होती है, जिसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर है। ये इसके पार्ट हो गए सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और एनस। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर 3 इंच है, बोले तो 7.6 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर होता है। कॉलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम इज द वाइडेस्ट एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नॉन पैथोजेनिक फ्लोरा होते हैं, जिनको नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, गट फ्लोरा, सहजीवी या कॉमनम सेलिज्म कहते हैं। नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा अपने लिए फायदेमंद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? लैक्टोबेसिलाई, बिफिडोबेसिलाई और एस्चीरिया।
क्या क्या फायदे होते हैं इनके, ये फायदे लिखे हुए हैं। दे आर हेल्पफुल इन वाटर रिकवरी फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डेफिशिएंसी हो जाए तो इनकी डायरिया हो जाता है, और डायरिया होता है नॉर्मली एंटीबायोटिक से, फॉर एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन जो बता दिया था, और दवाई देते हैं अपन स्पोरोलैक, बोले तो लैक्टोबेसिलाई, इस डायरिया को ट्रीट करने के लिए। दूसरा फायदा यह है फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। तीसरा फायदा यह है गट फ्लोरा लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यह पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और उसके अलावा यह गट फ्लोरा बहुत सारी गैसेज का भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, H2S और अमोनिया, जिनमें से बहुत सारी गैसेज फ्लैटस की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइनल जूस 2000 ml पर डे सीक्रेट होता है, जो हाईली एल्केलाइन होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसका फायदा यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा से डेवलप होने वाले एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीएब्जॉर्प्शन, विटामिन के रीएब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेज और लास्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और यह कंप्लीट होता है आपका टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से ये पोर्शन स्टार्ट हुआ था। डाइजेस्टिव एंजाइम देखें, 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम हैं और टोटल 5 तरह के जूस हैं। 5 तरह के जूस हैं। सलाइवा गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा गैस्ट्रिक जूस, बाइल पेनक्रिएटिक जूस और सकस एंटेरिकस। यहां पर मैं 3 फूड स्टफ का नाम लूंगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट से अपन ने मोनोसैकेराइड बना दिया। कार्बोहाइड्रेट से अपन ने मोनोसैकेराइड बना दिया। क्या सलाइवा का रोल था? क्या सलाइवा का रोल था? यस, टाइलिन था इसमें, यानी कि इसका रोल है। इनको नंबरिंग भी दे दें अपन। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन कौन से जूस का रोल है? क्या सलाइवा का रोल है? यस, रोल है। क्या गैस्ट्रिक जूस का रोल है? नहीं है, इसमें तो पेप्सिन था। क्या बाइल का रोल है? नहीं है, इसमें बाइल साल्ट थे। क्या पेनक्रिएटिक जूस का रोल है? यस, इसमें पेनक्रिएटिक एमाइलेज था, इसका भी रोल है। 4 नंबर। क्या सकस एंटेरिकस का रोल है? यस, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज ये इसमें थे, इसका भी रोल। कार्बोहाइड्रेट से मोनोसैकेराइड बन गया। नंबर 2 फैट, फैट आपने खाया और फैटी एसिड बन गया। कौन कौन से जूस का रोल हुआ? सोचो, क्या सलाइवा का रोल हुआ? नहीं, फैट के डाइजेशन में नहीं हुआ। क्या गैस्ट्रिक जूस का हुआ? नहीं, इससे भी नहीं हुआ। क्या बाइल का रोल था? यस, इमल्सिफिकेशन किया बाइल ने, इमल्सिफिकेशन किया। क्या पेनक्रिएटिक जूस का? यस, यहां पर पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम था पेनक्रिएटिक लाइपेज, इसका भी रोल था। नंबर 4 क्या सकस एंटेरिकस का रोल था? यस, इंटेस्टाइनल लाइपेज है इसमें, इसका भी रोल था, इसका भी रोल था। कम ऑन टू द लास्ट, प्रोटीन लिया अपन ने और प्रोटीन से एमाइनो एसिड का निर्माण हो गया। प्रोटीन से एमाइनो एसिड का निर्माण हो गया। क्या सलाइवा का रोल था? नहीं था। क्या गैस्ट्रिक जूस का रोल था? क्या गैस्ट्रिक जूस का रोल था? यस, गैस्ट्रिक जूस का रोल था, पेप्सिन था। क्या बाइल का रोल था? नहीं था। क्या
पेनक्रिएटिक जूस का रोल था? यस। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलेजिनेज सारे एंजाइम थे। क्या सकस एंटेरिकस? यस। पेप्टाइडेज, इसका भी रोल था। गौर करें, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन कौन से जूस का रोल है? सलाइवा, पेनक्रिएटिक जूस, सकस एंटेरिकस। फैट के डाइजेशन में बाइल, पेनक्रिएटिक जूस, सकस एंटेरिकस। प्रोटीन के डाइजेशन में गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, सकस एंटेरिकस। देखो 3 फूड स्टफ का डाइजेशन देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 4 और 5 कॉमन है। 4 और 5 तीनों में चल रहे हैं। देखो इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट जूस कौन से हो गए? पेनक्रिएटिक जूस और सकस एंटेरिकस। इज दैट क्लियर? अब यहां पर तीनों तरह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने आपको बताए थे, शायद ये भी बताया था कि एक बार एनाफिजियो कंप्लीट होने पर इनका फिर से अपन रिवीजन करेंगे और सारे एंजाइमों का मतलब आपको समझ में आएगा। तो ये देख लें, देयर आर 3 टाइप ऑफ एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये देखो कैसे हुआ, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ। देखो यहां पर किसने कन्वर्ट किया? सलाइवरी एमाइलेज ने। कहां से आया? सलाइवा से। पेनक्रिएटिक एमाइलेज ने कहां से आया? पेनक्रियाज से। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ये एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है और ये एल्केलाइन पीएच पर। फिर डाइसेकेराइड किस में कन्वर्ट हुआ? मोनोसेकेराइड में। किसने किया? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। कहां से आया ये? सकस एंटेरिकस से आया। कहां से आया ये? सकस एंटेरिकस से आया। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जिन एंजाइम का रोल है समझ में आ गया? ये पर्टिकुलर एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। दूसरे देखो, प्रोटियोलाइटिक, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन ने कराया, साथ में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने कराया। ये आया स्टोमक से, गैस्ट्रिक जूस से, ये आया पेनक्रियाज से। काम समान है, बट ये एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है और ये एल्केलाइन पीएच पर काम कर रहा है। पेप्टाइडेज, जो पेप्टाइड है वो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में एमाइनो एसिड बनाया। ये कहां से आया? आंसर है सकस एंटेरिकस से आया। देखो किस किस ने डाइजेशन में रोल निभाया? स्टोमक ने, पेनक्रियाज ने और इंटेस्टाइन ने। गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस और सकस एंटेरिकस। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन, ये एंजाइम अब पूरी तरीके से समझ में आ रहे हैं आपको। लास्ट, फैट का डाइजेशन, ट्राइग्लिसराइड वाटर सोलुबल। सबसे पहले इमल्सिफिकेशन हुआ, बाइल साल्ट ने किया। कहां से आया? लीवर से आया। फिर ट्राइग्लिसराइड सोलुबल हो गए तो पेनक्रिएटिक लाइपेज जो पेनक्रियाज से आया, उसने इस ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में बदल दिया। फिर मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड बने इंटेस्टाइनल लाइपेज से, और ये कहां से आया? सकस एंटेरिकस से आया। तो शुरुआत में चूंकि अपन ने जूस नहीं पढ़े थे तो ये एंजाइम हो सकता है थोड़े जटिल लग रहे हो, पर अब अपन पढ़ चुके हैं तो शायद 100% आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे एंजाइम का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इज दैट क्लियर? शायद टोटली आपको 6 के 6 पोर्शन और बनने वाले जूस का मीनिंग समझ में आ गया। बहुत सारा पोर्शन मैंने आपको इसमें मेडिकल सर्जिकल का भी पढ़ा दिया। अब आप खुद देखेंगे जब मैं हेपेटोएन्सेफेलोपैथी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपीआई, H2 ब्लॉकर, गैस्ट्रिक इरिटेंट पढ़ाऊंगा तो ये सारा अपन ने पढ़ ही लिया है। तो ये मेडिकल सर्जिकल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसके डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो एनाफिजियो से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन सेशन होगा जो एनाफिजियो से संबंधित है, और उसके अलावा अपन मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही, कल अपन फिर से मिलते हैं। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।